सभी को नमस्कार। मैं हूँ इसके होस्ट पाशा। आप देख रहे हैं इसके होस्ट पाशा हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए 10वीं कक्षा का 5वां पाठ लोकगीत पाठ को लेकर आपके सामने आया हूँ। चलो बच्चों, आप पुस्तकें निकालिए। पाठ का नाम क्या है? लोकगीत। लोकगीत किस तरह का पाठ है? निबंध पाठ है। इस निबंध पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ का उन्मुखीकरण देखेंगे। चलो उन्मुखीकरण देखिए। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कई सखियां अब कलियां ते हाथों में खिलने वाली, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां लाने वाली है। हाँ, उन्मुखीकरण चित्र देखिए बच्चों। प्रस्तुतिकरण विषयाన్ని చూడండి। क्या कहते हैं? मेहंदी हाथों में रचने वाली है। और कैसी होती है मेहंदी? लाल गहरी होती है। और उस मेहंदी को देखकर सखियां कहती हैं तेरे हाथों में कलियां खिलने वाली है, तेरे जीवन में नई खुशियां आने वाली है। हाँ, దీన్ని తెలుగులో పిల్లలు ఏమంటే చేతులకు గోరింటాకు పెడతారు, గోరింటాకు ఏమైతుంది? ఎర్రగా పండుతుంది। సఖి సఖి అంటే స్నేహితురాలు చెప్తున్నారు, నీ జీవితంలో కొత్త సంతోషాలు రాబోతున్నాయి, నీకు కొత్త జీవితం రాబోతుందని పాడుతున్నారు। इस तरह के गीत ఈ విధంగా పాడే పాటలను क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोकगीत। क्या कहते हैं? लोकगीत। लोकगीत यानी తెలుగులో జానపద గేయాలు, इंग्लिश फोक सॉन्ग। हाँ चलो बच्चों, अब इस उन्मुखीकरण विषय के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, हाथों में क्या रचने वाली है? हाथों में क्या रचने वाली है? हाथों में क्या रचने वाली है? मेहंदी रचने वाली है। फिर इस तरह के दूसरा प्रश्न, इस तरह के गीतों को क्या कहते हैं? इस तरह के गीतों को लोकगीत कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। तीसरा प्रश्न, किन किन संदर्भों में लोकगीत गाते हैं? किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं? शादी, त्योहार और विशेष संदर्भों में यह गीत लोकगीत गाए जाते हैं। तो बच्चों, क्या है? पाठ का नाम लोकगीत है। लोकगीत क्या है? निबंध पाठ है। ये पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का उद्देश्य निबंध विधा को परिचित कराना। पाठ का 2 मुख्य उद्देश्य है पाठ के। पहला उद्देश्य मीनिंग कांसेप्ट, उद्देश्य ఈ పాఠం వినడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే एक निबंध को परिचय कराना। निबंध అంటే व्यासम, ऐसे। और दूसरा क्या है? छात्रों में लोकगीत लिखने की प्रेरणा कराना। लोकगीत लिखने को प्रेरित करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। चलो विधा विषय देखेंगे। विधा विषय कौन सा विधा है? पाठ का निबंध है। निबंध किसे कहते हैं? निबंध का अर्थ है बांधना। निबंध का अर्थ क्या है? बांधना। बांधना అంటే అల్లుట। फिर क्या बांधना? सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा, सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा अपने भावों को प्रस्तुत करना ही निबंध है। అందమైన మరియు ఉచిత సరైన పదాలతో మన యొక్క భావనలను చెప్పడమే व्यासम। समझ आया बच्चों? फिर लोकगीत निबंध पाठ है। इस निबंध के निबंधकार यानी लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय है। चलो भगवत शरण उपाध्याय का परिचय कर लेंगे। भगवत शरण उपाध्याय का कवि परिचय మనం ఇప్పుడు చూద్దాం। भगवत शरण उपाध्याय हिंदी के एक सुपरिचित लेखक है। कौन है?
सुपरिचित लेखक है। इनका जन्म सन 1910 में उजियापुर गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ। ఇతని యొక్క జననం 1910 ఉజియాపూర్ గ్రామం ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జన్మించాడు। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य आदि इसमें योगदान रहा। यानी इस विधा में ये अपने रचनाएं लिखा करते थे। किसमें? कविता लिखा करते थे, कहानी लिखा करते थे, निबंध लिखा करते थे, रिपोर्टाज और बाल साहित्य। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं विश्व साहित्य में साहित्य की रूपरेखा, क्या क्या है? विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूटा आम और गंगा गोदावरी। फिर से एक बार देखिए इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या है? विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूटा आम और गंगा गोदावरी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं है। हाँ तो बच्चों अब कवि परिचय देख रहा है, पाठ का विषय प्रवेश को देखेंगे। पाठ के विषय प्रवेश को विषय प्रवेश देखो बच्चों। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। क्या है? हमारी संस्कृति, संस्कृति यानी कल्चर, संस्कृति, इसमें और लोकगीत और संगीत का अटूट, अटूट मीनिंग्स अनब्रेकेबल, విడదీయరాని సంబంధం ఉంది। किसको? लोकगीत को भी और संगीत को। मनोरंजन की दुनिया में, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, मनोरंजन की दुनिया में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, आज भी लोकगीतों को महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान किनका है मनोरंजन की दुनिया में? लोकगीतों का। गीत संगीत के बिना हमारा मन रस से नीरस होता है। रस यानी उल्लास से क्या होता है? नीरस, नीरस यानी నీరసం, డల్ అయిపోతుంది మనకు సంగీతం లేకుండా। అందుకే అంటారు సంగీతం సర్వరోగ నివారిణి అని। సంగీతం వింటే అలసట మొత్తం పోయి మనుషులో ఉత్సాహం అనేది వస్తుంది। तो रस से नीरस हो जाता है हमारा मन, किनसे? बिना संगीत से। हम लोग जब जब क्या करते हैं? संगीत सुनते हैं। प्रस्तुत निबंध में, प्रस्तुत निबंध क्या है? लोकगीत निबंध पाठ है। इस निबंध में भारतीय में विविध प्रांतों में गाए जाने वाले लोकगीतों का वर्णन दिया गया है। चलो हम अब पाठ को देखेंगे। पाठ देखिए बच्चों। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत मीनिंग्स क्लासिकल म्यूजिक और लोकगीत, ये दो क्या है? भिन्न है। भिन्न मीनिंग्स डिफरेंट, భేదాలు ఉన్నాయి। लोकगीत क्या है? अपने ताजगी, फ्रेशनेस కోసం, और लोकप्रियత मीनिंग्स लोकप्रियత అంటే ప్రజలలో ఎక్కువ पॉपुलरिटी కావడం, लोकप्रियత। और इसको शास्त्रीय संगीत को साधना की जरूरत है। साधना मीन्स प्रैक्टिस। लोकगीतों की साधना की जरूरत नहीं है। विदाउट प्रैक्टिस लोकगीतों को गाए जाते हैं। लोकगीत क्या है? सीधा जनता के गीत हैं। लोकगीत किनके गीत है? जनता के, ప్రజల పాటలు, जनपद పాటలు ఎవరి? ప్రజల పాటలు। इसको घर के लोग, गांव के लोग और नगर के लोग गाते हैं। किनको? लोकगीतों को घर के लोग और नगर के लोग, गांव के लोग गाते हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं है। लोकगीतों के लिए कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है। ये विशेषकर त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीत कब गाए जाते हैं? त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर, संदर्भों में गाए जाते हैं। सदा ये गाए जाते हैं। इनके रचने वाले, रचने में लिखने वाले और गाने वाले अधिकतर गांव के लोग रहते हैं। किसको? लोकगीतों को लिखने वाले या गाने वाले अधिकतर कहाँ के लोग रहते हैं? गांव के लोग रहते हैं।
और स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया। स्त्रियों ने भी किनको लोकगीतों की रचना में विशेष भाग लिया है। यह गीत लोकगीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोल, ये देखो ढोल, ये क्या है ढोल, ఇది ढोल और झांझ यानी मीनिंग्स చేతి తాళం, झांझ मीनिंग्स తప్పెట్లు, झांझ मीनिंग्स తప్పెట్లు, ఇది తప్పెట్లు చిత్రం చూడండి। और करताल मीनिंग्स చేతి వాటం, ये क्या है करताल है। और बांसुरी, ये क्या है बांसुरी है, पिल्लनग्रोवी। यानी लोकगीत ढोल, झांझ, करताल और बांसुरी की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। किनके? शास्त्रीय संगीत के सामने। हे मीनिंग्स हेलना। और अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा తక్కువగా చేసి చూసేవారు। किनको? लोकगीतों की उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोग रहते हैं उनकी नजर लोकगीतों पर पड़ी है। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। कमर बांधना मीन नड़मु बिगिंचलु सिद्धमगुलु तैयार हुए हैं। कमर बांधना मीन्स तैयार होना हुए। इस प्रकार अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। देखिए शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे किया जाता था और उपेक्षा तको चूचे वालों। अब थोड़े लोग क्या करते हैं, इस लोक गीतों की रचना कर लोक गीतों के विविध बोलियां मीनिंग्स वार्क भाषा में होने वाले गीतों को पूरा संग्रह कर उनकी रचना करना और उन पर क्या करना, प्रकाश करने का काम करने के लिए शुरू हो गए हैं। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। लोकगीत कई, इनका एक प्रकार तो बड़ा ओजस्वी और सजीव है। सजीव मीनिंग्स सजीवंगा उन्नति ఇప్పుడు కూడా एक लोकगीत में। यहाँ इस देश के आदिवासियों का संगीत है। लोकगीत क्या है? वो जो अभी भी ओजस्वी रहने वाला संगीत, आदिवासियों का। ये आदिवासी ज्यादातर मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर के लोग गोंड, खांड, भील, संताल आदि फैले हुए हैं। भील, संताल, गोल, खांड वाले मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर ये प्रांतों में फैले हुए हैं। और यहाँ के लोग इन लोकगीतों को अधिकतर गाते हैं। और इनके गीत और नाच अधिकतर साथ बड़े बड़े दलों में होते हैं। बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। किनके? ये लोकगीत, ये जो भील, संताल, गोंड जाति के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, गीत और अधिकतर साथ मिलकर बड़े बड़े दल में ग्रुप में बढ़कर गाते हुए नाचते रहते हैं। और 20-20, 30-30 आदमियां औरतों 20-30 मंदी ग्रुप का ఏర్పడి 20-20, 30-30 लोगों एक दल बनकर एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं तो ये पूरी दिशाएं गूंज उठती हैं। गूंज ఉండడం మీన్స్ దద్దరిల్లిపోతుంది। 20-30 మంది ఒకేసారి కలిసి పాడడం వల్ల, జానపద గేయాలు పాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఆకాశం మొత్తం, దిక్కులు మొత్తం దద్దరిల్లిపోతాయి। అంత వాళ్ళు ఒకే లెవెల్లో ఒకేసారి పాడుకుంటూ వెళ్తారు అన్నమాట। इनकी भाषा के संबंध में, इनकी भाषा लोकगीतों की भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। अधिकतर लोकगीत किस में गाए जाते हैं? इलाकों की बोलियां और गांवों की बोलियां मीन्स वाड़ुका भाषा, రీజనల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు। అంటే వాడుక భాష, మనం శాస్త్రీయ భాష వేరే, వాడుక భాష వేరే। మనం ఇంట్లో మనం మాట్లాడుకుంటాం,
వాడుక భాష. అరే వస్తానవా పోతానా, అరే వస్తానా వాడుక భాష. అటువంటి మన వాడుక భాషల్లో పాడబడిన రాయబడిన పాటలను జానపద గేయాలు అంటారు. ఇప్పుడు ఒక చిన్న జానపద గేయాన్ని ఈ పాట వాళ్ళ యొక్క మాతృభాషలో వాడుక భాషలో రోజు వాడే పదాలతోని పాడిన పాట. అంటే వారు రోజు వాడుక భాషలో వాడిన పదాలతోని పాడినటువంటి పాటను మనం జానపద గేయాలు అంటాం. ఒక పదం చూడండి. तो ये अपनी इलाकों और गांवों की बोलियों में गाए जाने के कारण ये बड़े ఆహ్లాదక और ఆనందదాయक होते हैं. అందుకే ఇవి ఆనందంగాను ఆహ్లాదకరంగాను ఉంటాయి పాటలు. राग तो इन गीतों की आकर्षक है. राग जो इनकी राग रहती है, ट्यून जो लोक गीतों की జానపదాల యొక్క ట్యూన్ ఉంటుంది, రాగం, అది ఒక ఆకర్షితంగా ఉంటుంది. इनकी समझी जा सकने वाली भाषा इनकी सफलता का कारण है. ये क्या है, जो अपनी मातृभाषा में जो बोलियों में लिखे जाते हैं, इसलिए ये आसानी से समझ सकते हैं. ఈ పాటలు వాడుక భాషలో రాయబడతాయి కాబట్టి ఈజీగా మనకు అర్థమవుతుంది. అందుకే ఇవి ఎక్కువగా सक्सेस అవుతున్నాయి. अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है. अनंत संख्या के गीत हैं हमारे स्त्रियों के. जैसे बतकम्मा पर देखिए, होली पर देखिए, और शादी पर, विवाह पर, 12 मास, रसिया, गरबा, इस तरह असंख्य के लोग स्त्रियों के ही लोकगीत है. तो ये गीत की लोकगीत पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं. लोकगीत ज्यादातर देखिए आप औरतें ही गाती हैं. జానపద గేయాలు ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళు మాత్రమే పాడుతూ ఉంటారు. और इन्हें సిజర్తి भी अधिकतर वही है. దీన్ని అందంగా అల్లేది కూడా ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళే మాత్రం. वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है. మగవాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఏం తక్కువ కాదు, వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ పాటలు రాస్తున్నారు, పాడుతూ ఉంటారు. इन गीतों का संबंध विशेष स्त्रियों से, फिर भी हम एक बात को खोलना चाहिए. इन गीतों का यानी लोक गीतों का संबंध अधिकतर स्त्रियों से ही रहता है. इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है. क्योंकि संसार में अन्य देशों में स्त्रियों के अपने अपने गीतों या गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं, मिले जुले ही रहते हैं. देखिए, इस दृष्टि से लोकगीतों की दृष्टि से देखा गए तो भारत सभी देशों से भिन्न है. क्योंकि यहाँ पर स्त्रियां अपनी ओर से लोकगीत की रचना करती हैं, लेकिन अन्य देशों में इस तरह नहीं होगा. यहाँ एक विशेष बात है कि नारियों के गाने साधारण अकेले नहीं गाए जाते हैं. स्त्रियां अकेले नहीं जाते हैं. वो क्या कहते हैं, दल बांधकर गाते हैं. क्या करते हैं, దల్ బాన్కర్. అంటే ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఒంటరిగా పాటలు పాడరు. ఏ పాటలు, జానపద గేయాలు పాడరు. ఈ జానపద గేయాలు పాడాలంటే వాళ్ళు ఒక గ్రూపుగా, ఒక గుంపుగా ఏర్పడి అప్పుడే పాడుతారు. అనేక కంఠ ఏక్ సాత్ ఫూడ్తే హై. అందరు కలిసి వాళ్ళ యొక్క కంఠం అంటే రాగం ఒకటేసారి పాడుతారు కాబట్టి ఇవి అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయన్నమాట. యదాపి అధికతర్ ఉన్మే మేల్ నహీ హోతా. देखिए వాళ్ళు ఎప్పుడు మేల్ అంటే ఎప్పుడు కలవరు. ఎప్పుడో ఒకసారి సందర్భం వచ్చినప్పుడు కలుస్తారు. ఉదాహరణకు బతుకమ్మ పాటలు ఉన్నాయి. బతుకమ్మ అంటే మళ్ళా బతుకమ్మ వచ్చినప్పుడే వాళ్ళు కలుస్తారు. అప్పుడే కలిసి అందరూ ఒకటేసారి పాడుతారు. అప్పుడు వరకు వాళ్ళు కలవరు. అంటే వితౌట్ ప్రాక్టీసింగ్ వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి కలుస్తారు. ఎప్పుడో ఒకసారి కలిసినా కూడా అందరూ ఒకే రాగంతో ఒకే వేలో వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటారు. फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते हैं. देखिए అయినా పండుగలప్పుడు, వివిధ మంచి పనులప్పుడు, సందర్భాలప్పుడు, పెళ్ళిళ్ళప్పుడు
ఎప్పుడో ఒకసారి కలుస్తారు, అయినా కూడా మరి అందంగా పాడతారు. गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती है. గ్రామాలలో పట్టణాలలో గాయకులు ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం లేటెస్ట్గా పెళ్ళిళ్ళ ఆర్కెస్ట్రా అని పెడుతున్నాం, పాటలు పాడే వాళ్ళని పిలిపిస్తున్నాం. అప్పుడు జానపద గేయాలు, ప్రాచీన కాలంలో జానపద గేయాలను పాడే వాళ్ళను పిలిచేవారు. जो विवाह जन्मदिन के अवसरों पर गाने के लिए बुलाई जाती हैं. विवाह के जब जन्मदिन के सब इन गायकों को बुलाकर गाने लगाते हैं. అంటే పెళ్ళిళ్ళప్పుడు జన్మదినం అప్పుడు ఈ గాయకులను పిలిపించి పాటలు పాడిపిస్తారు. सभी ऋतुओं में अन्य ऋतुలలో स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं. అన్ని ఋతువులలో ఆడవారు ఉల్లాసంగా గ్రూపులుగా ఏర్పడి ఏం చేస్తారు, జానపద గేయాలు పాడుతూ ఉంటారు. पर होली, बरसात, कजरी आदि उनकी अपनी चीज हैं. होली के जब गाते हैं, बरसात के जब वो बरसात के मौसम को देखकर स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाते हैं. कजरी एक प्रकार का एक लोकगीत है. इसमें भी स्त्रियां क्या करती हैं, दल बांधकर गाती हैं, जो सुनते ही बनती हैं. पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिलकों की विद्यापति के गीत गाए जाते हैं. पूरब मीनिंग्स ईस्ट, तुर्बरिकु विद्यापति. आप लोग जब एक प्राचीन काल में एक हिंदी कवि रहते, उनके जो गीत हैं, जो उनकी अपनी बोलियों में लिखे गए थे, उन गीतों को अभी भी पूरब की ओर गाए जाते हैं. पर सारे देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, काठियावाड़ से लेकर गुजरात, राजस्थान तक, उड़ीसा तक, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं. किसमें? लोकगीतों के विद्यापति हैं. कश्मीर నుండి కన్యాకుమారి వరకు, కఠియావాడ నుండి గుజరాత్, రాజస్థాన్, ఒడిస్సా నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు తమ వాడుక భాషలో జానపద గేయాలు రాసేవారు విద్యాపతులు అంటే పండితులు ఉన్నారు. జానపద గేయాలు రాస్తున్నారు, పాడుతూ ఉన్నారు. स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं. किसकी मदद से? ढोलक यानी ढोल साहिब. तो अधिकतर उनके गाने के साथ साथ नाच का भी फुट होता है. हाँ देखिए, स्त्रियां क्या करती हैं, गाते हुए नाचते रहती हैं. देखिए एक बार एक हमारा तेलंगाना का प्रमुख त्योहार बतकम्मा, देखिए बतकम्मा में स्त्रियां क्या करती हैं, देखिए गाते हुए घेरा फिरते हुए क्या करती हैं, नाच रही हैं. చూడండి, స్త్రీలు పాడుతూ వాళ్ళు నృత్యం కూడా చేస్తూ ఉంటారు. गुजरात का एक प्रकार का दलिया गायन है, इसका नाम गरबा. क्या कहते हैं, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं. ये देखिए तो क्या है, गुजरात का गरबा है. इसमें देखिए औरतें घेरे में పాడుతూ చూస్తున్నారు, ఇక్కడ నృత్యం చేస్తున్నారు. ఇది గర్బా డ్యాన్స్, గుజరాత్ యొక్క ప్రముఖ కలిగిన జానపద గేయం. साथ ही लड़कियां भी बजाती हैं. लड़कियां क्या करती हैं, ढोल बजाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं. इसमें नाच गाना साथ साथ चलता है. इसमें क्या होता है, नाचते हैं और गाते हैं, दो साथ साथ करते हैं. పాడుతూ ఉంటారు, నృత్యం చేస్తూ, రెండు ఒకే విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. वस्तुतः यहाँ नाच ही है, ఇది ఒక డ్యాన్స్ है. फिर भी सभी प्रांतों में यहाँ लोकप्रिय हो गया है. ये गरबा क्या है, पूरे सारे देश में क्या हुआ, फेमस, लोकप्रिय हो गया, फेमस అయిపోయింది. इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है. होली के समझे, होली में जो मास होता है, होली के जब जो मास होता है, जब एक रसिया गाते हैं. रसिया ये क्या है, एक गीत का नाम है ये रास. तो इसे भी दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर. इससे रसिया लोकगीत को भी क्या कहते हैं, स्त्रियां दल बनकर. అంటే ఈ రసియా ఒక నెలలో ప్రత్యేకంగా పాడుతున్న జానపద గేయం. ఇందులో కూడా స్త్రీలు ఒక గ్రూపుగా ఏర్పడి చుట్టూ తిరుగుతూ
పాడుతూ ఉంటారన్నమాట. गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है. गांव के लोक गीतों में అనంత ప్రకారే అంటే అనంత రకరకాలుగా పాటలు ఉన్నాయన్నమాట. లోక జానపద గేయం. गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है. గ్రామాలలో అనంతమైన రకాల పాటలు ఉన్నాయి. जीवन जहाँ इतला इतला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी क्या हो सकती है. జీవితం వైభవంగా సాగిపోతుంటే అక్కడ ఆనంద భరితమైన స్రోతుల యొక్క కొరత ఏముంటుంది. ఉత్తम जीवन के ही वहाँ एक अनंत संख्या गाने प्रतीक है. ఆనందమైన జీవితానికి ఈ జానపద గేయాలే మనకు సంకేతం. అంటే పిల్లలు ఇక్కడ మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే జానపద గేయాలు అతి సాధారణమైన మనిషి అంటే చదువు రాని వాడు కూడా తన వాడుక భాషలో రాసుకునేటువంటి పాడేటటువంటి పాటలు అన్నమాట. శాస్త్రీయ సంగీతం అంటే దానికి అభ్యసన ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ ఉండాలి, అర్థమైందా, సాధన ఉండాలి, అవి నేర్చుకోవాలి. జానపద గేయాలకు ఇవి అంత అవసరం లేదు. జానపద గేయాలు అనేది ప్రజల పాట. ప్రజల యొక్క జీవితంలోని వాళ్ళ యొక్క బాధల నుండి వాళ్ళ యొక్క ఏమంటారు ఆలోచనల నుండి పుట్టుకొని వచ్చినటువంటి పాటలు అన్నమాట. శాస్త్రీయ సంగీతం అది కాదు, అది గ్రంథిక భాష నుండి రాయబడిన పాటలు. अब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे. लोच कोमल, कोमलंगा फ्लेक्सिबिलिटी, उपेक्षा इनकार, अश्रद्धा नेग्लेक्ट, ओजस्वी उत्साह उत्साहंगा एनर्जिट, प्रतीक निशानी गुर्तु सिंबल, नज़र दृष्टि दृष्टि साइट, गूंज उठना प्रतिध्वनि होना प्रतिध्वनि रिसाउंड, भला अच्छा मंची गुड, क्षेत्र विभाग विभागमों डिपार्टमेंट, परिवर्तन बदलाव मार्पु चेंज, मनोरंजन खुशी विनोदम एंटरटेनमेंट, ताजगी ताजा ताजादनमु फ्रेशनेस, विधि पद्धति पद्धति वे, मदद सहायता सहायमु हेल्प, हे तुच्छ व्यर्थमु वेस्ट, हाल स्थिति स्थिति कंडीशन, दल समूह समूहम ग्रुप, देहात गांव ग्रामम विलेज, करीब लगभग दादापू नियरली, सीमा हद परिमिति लिमिट. अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में आप प्रश्न देखिए. लोकगीतों की अपनी अलग विशेषता होती हैं, उसके बारे में लिखिए. उत्तर. निबंध में लोकगीतों के अनेक पक्षों की चर्चा की गई है. लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रिय में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है. लोकगीत सीधे जनता के संगीत है. लोकगीत गाने के लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती है. लोकगीत बड़ा ओजस्वी और सजीव है. वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं. गांवों में और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं. आप प्रश्न देखिए. लोकगीतों में मुख्यतः ग्रामीण जनता की भावनाएं हैं. अपने शब्दों में लिखिए. उत्तर. लोकगीतों में मुख्यतः ग्रामीण जनता की मार्मिक भावनाएं हैं. जैसे लोकगीतों के विषय ग्रामीण जनता के हर दिन के बहते जीवन से लेते हैं.
जिससे वे सीधा मन को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः सारग, दुर्गा, सावन और सोरठा आदि हैं। ये गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। अपने देश में स्त्रियों की लोकगीतों की संख्या अधिक है। ये सभी त्योहारों और उत्सवों के समय गाने से सभी को मनोरंजन मिलता है। उसी प्रकार विवाह में या जन्मदिन के अवसर पर जो लोकगीत गाए जाते हैं उनसे भी अधिक आनंद मिलता है। जीवन की वास्तविकता ग्रामीण लोकगीतों में दिखाई देती है। ई प्रश्न, लोकगीत किसके प्रतीक है? उत्तर देखिए। वास्तव में लोकगीत अनंत प्रकार के हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। ये घर, गांव और नगर के जनता के गीत हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। इसकी रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। ये गीत बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। ये अनंत संख्यक गाने उद्यम जीवन के प्रतीक हैं। भाषा की बात देखिए बच्चों, इसमें आ भाग में पर्यायवाची शब्द साधना, इसका पर्यायवाची शब्द उपासना, अभ्यास, आराधना। और त्योहार, ईद, पर्व, उत्सव। देहात, आबादी, गांव, ग्राम, बस्ती। स्त्री, औरत, महिला, नारी। मर्द, आदमी, नर, पुरुष। दल, समूह, भीड़। पाठ में ये कुछ विलोम शब्द। सजीव, निर्जीव। परदेशी, स्वदेशी। शास्त्रीय, अशास्त्रीय। उचित, अनुचित। रस, नीरस। मान, अपमान। सवाल, जवाब। बढ़ना, घटना। महत्वपूर्ण, महत्वहीन। लिंग बदलिए देखिए। गायक, गायिका। कवि, कवयित्री। लेखक, लेखिका। स्त्री, पुरुष। विद्वान, विदुषी। पंडित, पंडिताइन। नर, नारी। कुछ उपसर्ग शब्द देखिए। उपसर्ग पहचानना। ना समझ, इसमें उपसर्ग ना। नीरस, नी। अखंड, आ। बेहद, इसमें उपसर्ग बे। परदेशी, इसका उपसर्ग पर। लोकप्रियता, इसका उपसर्ग लोक। अब कुछ प्रत्यय शब्द देखिए। शास्त्रीय, ईय। प्रकाशित, इत। परदेशी, ई। वास्तविक, इक। रचने वाला, वाला। देहाती, ई। हाँ बच्चों, हम आज 10वीं कक्षा का 5वां पाठ लोकगीत पाठ को पढ़े हैं और समझे हैं। इसमें अभिव्यक्ति सृजनात्मकता को भी देखे हैं, भाषा की बात सीखे हैं। मैं समझता हूँ आपको यह पाठ समझ में आया। मैं और एक नए पाठ के साथ अगली कक्षा में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।